Hello students, my name is Kuldeep Soni and you are watching Udan Institute, a premium institute of life sciences. हम लोग मेनली फोकस करते हैं CSIR नेट JRF एग्जाम्स के लिए, DBT JRF, ICMR JRF और गेट एक्सेल एग्जाम्स के लिए। और आप अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे, इन नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के टॉप कमेंट में दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको CSIR नेट JRF से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा या इस वीडियो की PDF जो रहेगी वो मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस का भी कंटेंट, हैंडमेड नोट्स, इसके अलावा जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी भी PDF वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। तो आप हमारा उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, पिछली वीडियो मतलब वीडियो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल आया था, 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम लोगों ने क्या कराया था, ग्लाइकोलिसिस कराई थी। और उस ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना था। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन चुके थे। ये प्रोसेस जो थी, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई थी 2 स्टेप्स में, बोल सकते हैं ब्रॉडली। पहला स्टेप जो रहा होगा, पहला स्टेप था कि पे इन फेज था। और याद रखने वाली बात है कि पे इन फेज में जो खर्च हो रही थी, खर्च हो रही मतलब माइनस में जा रहा है, 2 ATP खर्च हो रही थी। इसके अलावा दूसरा स्टेप जो था उसको हम लोग ने बोला था पे ऑफ फेज। पे इन फेज का एक नाम और था, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। पे इन फेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। तो पे ऑफ फेज में क्या हुआ था, 4 ATP मिल गई थी, 4 ATP प्रोड्यूस हो गई थी। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या मिल गया था, इसके साथ साथ हम लोगों को मिल गया था 2 NADH, तो 2 NADH भी मिल गया था। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नेट गेन जो हो रहा है, नेट गेन हो रहा है 2 ATP का और NADH का। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को मिल चुका है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छा, ये सारी प्रोसेस जो चल रही थी, ये सारी प्रोसेस चल रही थी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही थी। अब होना क्या है कि ये साइटोप्लाज्म से जैसे मान लेते कि ये कोई एक सेल हो गई और इस सेल से अब इसको कहाँ पहुंचाना है, पायरुविक एसिड को या पायरुवेट को पहुंचाना है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाया जाएगा और इस पायरुवेट का जो कि 3 कार्बन वाला है, इस पायरुवेट का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। 3 कार्बन वाला है और इससे क्या रह जाएगा, ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड में इसको चेंज करना है। 2 कार्बन वाले कंपाउंड का मतलब क्या है, एसिटिल कोएंजाइम A में इसको चेंज करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं PO, दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अभी भी मोटा मोटा अगर हम लोग देखें कॉन्सेप्ट, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड बना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उस पायरुविक एसिड का ट्रांसलोकेशन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर वहां पर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसके कारण हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A मिलेंगे। इसके साथ साथ होगा क्या यहाँ पर, इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ से यहाँ पर हम लोगों को NADH भी मिलेगा। क्या मिलने वाला है, NADH भी मिलेगा। ठीक है, तो NADH भी हम लोगों को यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग को सीखना है कि ये कैसे होता है और क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा। देखते हैं पायरुवेट का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होने वाला है। तो पायरुवेट के ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पायरुवेट देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है कि पायरुवेट मूव्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुवेट क्या करने वाला है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आने वाला है पायरुवेट ट्रांसलोकेज। ये कौन मदद कराएगा, पायरुवेट ट्रांसलोकेज। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये है आपका पायरुविक एसिड, ये है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अगर हम लोग इसको डीप्रोटोनेटेड कर देंगे तो इसमें पायरुवेट बोलेंगे। ठीक है, और ये पायरुवेट, ठीक है,
ये पायरुवेट जो है, ये मान लेते हैं सेल हो गई पूरी, ठीक है। ये पायरुवेट अब कहाँ मूव करेगा, ये मूव करने वाला है, ये मूव करने वाला है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहां पर एक सिस्टम पाया जाएगा, इसको बोलेंगे पायरुवेट ट्रांसलोकेस। पायरुवेट ट्रांसलोकेस, पायरुवेट ट्रांसलोकेस के थ्रू होकर के निकलेगा। पायरुवेट ट्रांसलोकेस कैसे वर्क करता है, अगर हम लोग इसको पायरुवेट ट्रांसलोकेस नाम दे दें तो ये कैसे वर्क करेगा, ये काम करेगा इस तरह से। क्या करेगा, पायरुवेट जो आएगा जो कि निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, वो अपने साथ साथ लेकर के किसको आएगा, H+ आयन को। तो हम लोग बोल सकते हैं सिम्पोर्टर, सिम्पोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो पायरुवेट माइनस चार्ज और H+ दोनों साथ साथ अंदर आ जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट जो है आकर के, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट आकर के क्या करेगा, लिखा हुआ है कि इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, पायरुवेट गेट कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो पार्टिसिपेट करेगा, जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, PDHC, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अगर मोटा मोटा हम लोग इस चीज को अपनी एक रिएक्शन के थ्रू समझें तो अभी तक के हम लोग ने देखा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में बन गया। इस प्रोसेस में ढेर सारा ATP और बना हुआ था और इसके अलावा NADH बना हुआ था। इसके बाद ये पायरुवेट ट्रांसलोकेस की मदद से पायरुवेट और प्रोटॉन सिम्पोर्ट के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर क्या हो रहा है कि अब यही पायरुवेट जो है, अब ये पायरुवेट PDHC के कांटेक्ट में आएगा। ध्यान से रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और चेंज हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है। तो हम लोग समझते हैं कि ये PDHC कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या काम है। चूंकि एक C है, C का मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से पिगमेंट होने वाले हैं, इस चीज को हम लोगों को समझना है अभी। चलिए तो देखते हैं। तो ये 3 यूनिट से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से वो 3 यूनिट्स है, पहली यूनिट है आपकी, ठीक है, पहली यूनिट है आपकी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो पहले का नाम ही PDH है। अच्छा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो PDHC है, ये PDH है केवल। दूसरी यूनिट DLT है, नाम है इसका डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। तो शॉर्ट याद रखना PDH, ठीक है, DLT और DLD फुल फॉर्म क्या है, डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेस। उससे पहले वाला क्या है, डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। अच्छा, ट्रांस एसिटाइलेज को हमेशा से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं, एसिटिल ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म में भी बात कर लेते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसको हम लोग E1 के नाम से भी जानेंगे, और ये क्या करेंगे, ये डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 3 यूनिट से मिलकर बनेंगी। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। किसकी है, तीनों यूनिट मिलकर के बना रहे हैं PDHC। इसमें जो E1 वाला कॉम्प्लेक्स है वही क्या करेगा, इसके बाद E2 आएगा और E3 आएगा। तो E1 वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, वही क्या कर देगा, वहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया तो यही हो जाएगी। एसिटिल कोएंजाइम A तो भी आगे की बात है, लेकिन अभी जो पायरुवेट आया है उसका डीकार्बोक्सिलेशन यहीं पे हो जाएगा। पायरुवेट 3 कार्बन वाला है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 कार्बन वाला एक एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, अब होगा क्या कि 2 कार्बन वाला एसिटाइल ग्रुप जो है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि यहाँ का जो कोफैक्टर है वो TPP है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। पायरो का मतलब 2 फास्फेट लगे होंगे, ठीक है, तो थायमीन पायरोफॉस्फेट। दूसरी बात क्या हो रही है, दूसरी बात हो रही है कि डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज जो कि E2 है। ये क्या करता है, ये एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम A को देगा। मतलब ये यहां से कोएंजाइम A लेगा, ऐसे समझो, यहां से कोएंजाइम A ये इसके ले करके, और यहां से जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप ले लेगा E1 से। E1 में एसिटाइल ही तो बच गया ना, E1 से एसिटाइल ग्रुप ले करके कोएंजाइम A के साथ जोड़ करके बना देने वाला है एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A बना देगा, ठीक है। तो यहां से एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा। फिर E3 क्या करेगा, अच्छा यहां का ध्यान रखना, E2 का कोफैक्टर क्या है, लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम A, ये 2 इनके कोफैक्टर है। तो
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात क्या आने वाली है, डीएलडी। डीएलडी डाईहाइड्रो लाइपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करेगा। डाईहाइड्रो लाइपोइल डीहाइड्रोजिनेज। डाईहाइड्रो लाइपोइल क्यों बोला गया, अभी पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, आगे पूरा स्ट्रक्चरल वे में इसको जानेंगे तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या करेगा, परफॉर्म रीऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रो लिपोअमाइड। डाईहाइड्रो लिपोअमाइड का रीऑक्सीडेशन कराएगा। ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ में आया है, बहुत अच्छे से अभी समझ में आ जाएगी। दूसरी बात क्या करेगा, ये NAD और FAD का भी यूज करता है, तो इसका कोफैक्टर NAD और FAD के फॉर्म में पार्टिसिपेट करने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे अब ये देखिए स्ट्रक्चर आ चुका है, इसका स्ट्रक्चरल वे में बात को हम लोग समझेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिए गए हैं। वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, रुक जाइए जरा, हाँ बस ठीक है। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक है आपका पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज E1 जिसका नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरा है डाईहाइड्रो लिपोअमाइड एसिटिल ट्रांसफरेज, जिसको एसिटिल ट्रांसफरेज है ना, या जिसको ट्रांस एसिटाइलेज भी कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका आया डाईहाइड्रो लिपोअमाइड डीहाइड्रोजिनेज। तो एक एक करके हम लोग बात को समझेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान ये दीजिएगा कि इतने अभी सेक्शन पे ध्यान मत दो, इतने को अभी ध्यान मत दो, ठीक है। ये जहां पहले ध्यान देने लग जाओगे तो इसमें हो जाएगा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जीवन में, ठीक है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि ये E1 है। E1 क्या है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है, जो एक्टिव है, ये लिखा हुआ है E1, जो कि TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, हमने पहले बताया कि ये इसका कोफैक्टर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो E1 जुड़ गया है इसके साथ, और जुड़ करके क्या कर रहा है, ठीक है, जुड़ करके ये क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, जुड़ करके ये चेंज हो रहा है, ये यहां से एसिटिल ग्रुप, इतने ग्रुप को अलग कर दे रहा है, ठीक है, इतने को अलग कर दे रहा, और CO2 को अलग कर दे रहा। तो CO2 ये जो इतना सेक्शन बचा ये अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, CO2 निकल गई, और एसिटाइल ग्रुप को क्या कर देगा, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप पर H ग्रुप ऐड करा के OH में चेंज करेगा, और इसको क्या करेगा E1 TPP में चेंज कर देगा, ठीक है। अब E1 TPP जो है वो हाथ मिला लेगा किसके साथ, वो हाथ मिला लेगा डाईहाइड्रो लिपोअमाइड एसिटिल ट्रांसफरेज के साथ, और ये इसको दे देगा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल में समझिए, फिर अभी अलग से हम लोग डायग्राम बना के भी सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला, ये क्या है, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। डाइसल्फाइड लिपोइल एसिड में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, सिस्टीन रेसिड्यू पाए जाते हैं। लिपोइल E2 जो है, ठीक है, इसमें लिपोइल के फॉर्म में कोएंजाइम या कोफैक्टर पाया जा रहा है, और जिसके पास क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर के एक तरफ आकर के ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, और दूसरी तरफ आकर के H जुड़ गया। अभी देखेंगे आगे कैसे स्ट्रक्चरल लेवल में पूरी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर कोएंजाइम A आएगा, और ये एसिटाइल ग्रुप इसी कोएंजाइम A को दे करके ये एसिटाइल ग्रुप जो है यहां से कोएंजाइम A के पास पहुंच जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम A में, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर जो है इसको फिर से रिफॉर्म करना होगा, तो नाम दिया गया डाईहाइड्रो लिपोअमाइड डीहाइड्रोजिनेज। इसमें से हाइड्रोजन ग्रुप को अलग करना है। ये जो हाइड्रोजन ग्रुप दिए गए SH के साथ, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप दिए गए हैं SH के साथ, इस H को अलग करने हैं। तो H को अलग करने का मतलब D का मतलब होता है अलग करना, और हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज, तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, जिससे इसकी रिसाइकिल हो जाएगी, ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर से किसी दूसरे एसिटाइल ग्रुप के साथ आकर के जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, ये करेगा कैसे, अब इस H को अलग करके कहां ले जाएगा, इसके पास FAD ग्रुप है, ये FAD को दे देगा, तो FAD चेंज हो जाएगा FADH2 में, और FAD से जो हाइड्रोजन है वो दे देगा किसको, NAD को, तो NAD चेंज हो जाएगा NADH में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल वे में बात को समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, या खुद से एक बार डायग्राम बना करके इस पूरी प्रोसेस को सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहां पर क्या हुआ है। एक सिस्टम ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक तीसरा, और 3 है।
एक एक करके समझते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। देखते हैं E1 क्या करने वाला है। E1 क्या करेगा, E1 क्या करने वाला है, यहां पर E1 मान लेते हैं कि इस समय अभी अपने एक्टिव फॉर्म में। अच्छा, एक्टिव मान के चलेंगे, अभी इनएक्टिव कैसे होता है उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो E1 के पास क्या है, E1 TPP है, E1 थायमिन पायरोफॉस्फेट है, E1 थायमिन पायरोफॉस्फेट है। ये क्या करेगा, ये जो बाहर से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आने वाला पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, उसको ले लेगा और ले करके देखो जरा पायरुविक एसिड के बारे में स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या हो रहा है। ले करके क्या करेगा, मान लेते हैं पायरुविक एसिड ये आपका CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और O और H। ठीक, ध्यान देना है। अब होगा क्या, यहां से क्या होगा, ये देखिए, यहां से ये CO2 ये अलग हो जाएगा। ये क्या है, CO2 कैसे अलग हो जाएगा भैया, कैसे अलग हो जाएगा, चलिए इसको पहले समझ लेते कैसे अलग हो जाता है। तो पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका फ्लोराइड है या फ्लोरीन जिसको बोल सकते हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव होंगे तो ऑक्सीजन पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था। एक तो उसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया प्लस हाइड्रोजन का भी ले लिया। तो अपना इलेक्ट्रॉन लेने से ना कोई प्लस चार्ज आता ना कोई माइनस चार्ज आता है। आपको आपका ही पैसा अगर वापस मिल जाए तो ना आपका कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। प्लस इसने क्या किया, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऑक्सीजन पे आया माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या होने जा रहा है, यहां पर अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर अब आया प्लस चार्ज, दिख रहा है ना, कार्बन पे प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, दोनों बड़े दुखी हैं। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड जा चुका है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जा चुका है तो अब होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। कहता है कार्बन आप क्यों दुखी हो, तो कार्बन कहता है यार मेरा इलेक्ट्रॉन जो पड़ोसी वाला कार्बन जो है वो लेके चला गया। कह रहा कोई बात नहीं मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं। उसने अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया, ये आ गया तो कौन सा चार्ज आया, माइनस, और यहां से चला गया तो कौन सा चार्ज आया, प्लस। अब इस कार्बन पे एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अभी एक इलेक्ट्रॉन, और इस पे देखो इस ऑक्सीजन पे क्या बचा, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। आपके पास +1 और -1 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। बचा ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला मैंने यहां दिखा दिया है ऑक्सीजन के पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में न्यूट्रल होकर के बॉन्ड बना लिए। तो क्या बन गया ये देखिए, ये क्या बन गया, CO2 अलग हो जाता है। अब ब्रेक होता है ये वाला बॉन्ड, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये H जो है, ये वाला H दिख रहा है ना आपको, ये H आ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर बनता क्या है, चूंकि CO2 तो अलग हो गया, ठीक है, यहां पर क्या बनने वाला है, CO2 अलग हो गया। देखो CO2 हमने पहले दिखा देते, CO2 अलग हो गया। अच्छा, प्लस साथ साथ इसके क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है CH3, ऐसे देखो CH3CO है ना, O। अच्छा, डबल बॉन्ड O था, एक बॉन्ड टूट चुका है तो बॉन्ड बना लिया, उन्हें क्या किया है, H के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ये जो कार्बन के साथ एक बॉन्ड बचा हुआ था वो आकर के E1 TPP के साथ है, वो जुड़ जाएगा। तो यहां पर किसके साथ आके जुड़ गया, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 ही बॉन्ड है, 4 होते हैं। भाई जीवन में कभी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कार्बीन वाला टर्म पढ़ा होगा, तो यह भी एक्चुअली में कार्बीन है अपने फॉर्म में, बहुत ज्यादा नहीं जानना है, अभी इतना जान लीजिए कार्बीन है। ठीक है, 3 कार्बन बॉन्ड, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब इतना केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं आपको जानना है, हानिकारक हो जाएगा आपके लिए।
चलिए देखते हैं आगे। तो अब ये यहां पर क्या है, इवन टीपीपी के साथ जुड़ गया और क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। इवन टीपीपी के साथ जुड़ चुका है और क्या हो चुका है, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया है। हाँ भाई, ये रेड कलर बढ़िया लग रहा है। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां पर देखो, अब यहां पर क्या कहानी चल रही है, यहां पर कहानी चल रही है लिपोइल, ठीक है, पीछे अभी हम लोग ने देखा था। यहां पर क्या है, लिपोइल, लिपोइल, और लिपोइल के पास क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है, एस एस और ये एच। बोलिए भैया, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब होने वाला क्या है, यहां पर होने वाला क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये आएगा यहां पर, ये चाहिए कनेक्टेड है आपस में, कनेक्टेड है पूरा, ठीक है। अब ये देखो लिपोइल, एल से ही दिखाई दे रहे हैं लिपोइल, एस 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 और ये, ठीक है। अब होगा क्या यहां पर, अगर हम लोग देखें तो ये वाला पहले तो बॉन्ड जाएगा, ब्रेक हो गया, दिखा, ये वाला बॉन्ड जो था डाइसल्फाइड बॉन्ड जो था, ये हो गया क्या, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद में यहां पर ये जो एसिटिल ग्रुप था ये आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, एसिटिल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। अच्छा, जुड़ने का क्या लहजा रहेगा कि एस के साथ क्या है, यहाँ पे जुड़ेगा कैसे, देखिए जरा, एस के साथ क्या है, एस के साथ कार्बन और CH3 और O, ठीक है, O और ये है H। अब ध्यान ये देना है, ये ध्यान ये देना कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और H आ जाएगा, मूव कर जाएगा इसके पास, तो यहां से H जुड़ जाएगा, ठीक, H जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। यहां तक कहानी आपको उम्मीद है समझ में आ गई। ये जो ब्रेक हो गया, हम लोग चाहे तो इसको रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए भाई, इरेज कर दिया, ठीक है, ये आपको दिखा, ये H यहां से आकर के यहां पे जुड़ गया। अब देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है, ये, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब ध्यान देना है कि ये बड़ा दुखी हो गया है। दुखी क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो दुख तो है ही है। अब यहां पर क्या है कि अब कोएंजाइम ए आएगा, कोएंजाइम ए बाहर से आएगा, ये देखिए कोएंजाइम ए आ रहा है। कौन आ रहा है, कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम ए आया, ASH भी बोल सकते हो, कोएंजाइम ASH, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, ये अपने साथ इस ग्रुप को लेकर के चला जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा इसको लेकर के। चल भाई चलते हैं यहां से। तो यहां से कौन आया, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए किसको लेके रफू चक्कर हुआ, एसिटिल ग्रुप को, ध्यान दो, किसको लेके रफू चक्कर हो गया, एसिटिल ग्रुप को। और क्या कर दिया, यहां पर बना दिया एसिटिल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा और क्या हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब होगा क्या कि यहां से ये जो H है, अब हाँ एक बार ध्यान देना है कि ये जो H है, ये वाला H फर्दर इस S के पास चला जाएगा। किस S के पास, इस वाले S के पास। कौन सा H, ये एसिटिल कोएंजाइम ASH, H जो है ये वाला H, ये H कहां चला जाएगा, इसके पास, इसके पास चला जाएगा। तो अब ये बनेगा क्या, देखो भाई क्या बनने वाला है, जरा सोचते हैं क्या बनेगा। तो ये बनेगा L और 2S, S और H, ठीक है, 2 बार H आ चुका है। अब करना क्या है हम लोगों को, ये देखिए भाई, अब ये जो अगला खेल आ रहा है इसी H का आ रहा है। अब ये इसकी फोटो देखो, ये देखो ये, ठीक है, और ये देखिए आप, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, अंतर दिख रहा है ना। किसी तरह से ये H हटा दिया जाए और SS के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया जाए तो ये फिर से रिअकर हो जाएगा, फिर से रीनेचर हो जाएगा, या फिर से अपने जो भी इनिशियल स्टेट थी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चाहिए जो इसके अंदर से, कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चाहिए जो इसके अंदर से हाइड्रोजन को अलग कर दे। तो हाइड्रोजन को अलग करने वाले को हम लोग बोलते हैं डी, अलग करने वाला D। और किसको अलग करना, हाइड्रोजन को, तो डिहाइड्रो क्या, जीनेज। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, डिहाइड्रो
डिहाइड्रोजिनेस चाहिए, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस चाहिए। चलिए तो देखते हैं कौन आने वाला है। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो आ जाएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन है? तीसरा कॉम्प्लेक्स है आपका डाइहाइड्रोलिपोअमाइड डिहाइड्रोजिनेस, है ना। क्या बोला था पहला, क्या बोला था आपको? पीडीएच, पहले का नाम था पीडीएच, दूसरे नाम का क्या था? डिलीट, डीएलटी, और तीसरे नाम का क्या था? डिलीड, डीएलडी। पीडीएच, तो पीडीएच का काम समझ में आया हमको, डीएलटी और डीएलडी अब हम लोग को समझना। तीनों को मिला के क्या बोला गया था? पायरुवेट का डिहाइड्रोजिनेशन कराने वाले कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इनके पास बैठा हुआ है FAD, E3 के पास कौन है? FAD है। ये देखिए भैया ध्यान से देखिए, FAD, ठीक है। ये FAD आएगा और आ करके चेंज हो जाएगा FADH2 में, FAD सॉरी FA, हाँ अब ठीक है, DH2 में, ठीक है। और ये H2 में H कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे? ये होंगे H, ये H आ जाएंगे इनके पास। तो आपको अब दिख रहा होगा ये H आ जाएंगे तो SS खाली हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये वाला फिर से बढ़िया सुंदर सा डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। E2 अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी रीगेन कर लेगा। प्लस क्या होने वाला है? FADH2। अब FADH2 से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? FADH2 से कहां से क्या पहुंचेगा कि FADH2, अगर हम लोग चाहे तो FADH2 कैसे लिख सकते हैं? FADH2 सोचो खुद ही, FADH2 को कैसे लिख सकते हैं? FAD प्लस H2, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे समझ सकते हैं H2। अब H2 में देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस H का है, एक इस H का है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, तो एक ब्रेक किया तो आया एक H प्लस बना, एक H प्लस बन गया, और दूसरा कौन बन गया? दूसरा बन गया आपका H, एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले H का, और उसके कारण आया माइनस। तो एक प्रोटॉन बना, इसको प्रोटॉन कहते हैं भैया, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। एक हाइड्राइड आयन बना, किससे बना? ये बना FADH2 से। किससे बना ये चीज? ये बनी FADH2 से। ये किससे बन रही है? FADH2 से। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर NAD, अच्छा डायग्राम में NAD प्लस नहीं लिखा है, NAD लिखा हुआ है, तो इसको NAD प्लस कर लेना। NAD प्लस आएगा, NAD प्लस के पास ध्यान दो, NAD प्लस के पास कौन आ जाएगा? NAD प्लस के पास कौन आ जाएगा? ये हाइड्राइड आयन आएगा, NAD प्लस और हाइड्राइड आयन आएगा। ये देखिए नजारा, हाइड्राइड आयन आएगा और क्या बना लेगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट, बॉन्ड बना लेगा NADH, और साथ साथ क्या बच जाएगा? ये प्रोटॉन बच जाएगा। तो ये प्रोटॉन बच जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि एक पायरुवेट के डिहाइड्रोजिनेशन से या पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है? एक CO2 निकल रही है और एक NADH बन रहा है। तो एक बार फिर से वही वाले डायग्राम को हम लोग फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि वो वाला डायग्राम क्या था। ठीक है, चलिए देखिए अब फिर से ध्यान से देखिए इसको, क्या इसको हम जरा रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो NAD दिया हुआ है ये NAD प्लस है, ये क्या है? NAD प्लस है। ठीक है, बाकी सब सही चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग और आगे की चीजों को अब हम लोग देखेंगे। और आगे क्या देख रहे हैं, है ना? और आगे क्या देख रहे हैं? और आगे अगर हम लोग पूरा एक मोटा मोटा बात सोचें तो क्या बना यहाँ पर? ध्यान दे लो, क्या हो रहा है? एक पायरुवेट के, एक पायरुविक एसिड के, ठीक है, एक पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? एक पायरुविक एसिड चेंज हो रहा है, एक वन, देखो ना, वन पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू वन एसिटिल कोएंजाइम A and also leads to the formation of what? And also leads to the formation of NADH, one mole of या one molecule of, sorry, one mole नहीं बोलना चाहिए, one molecule of NADH plus there is a decarboxylation process also facilitated, that is it leads to the release of one carbon dioxide also. ठीक है, all of this process occur in the presence of PDHC. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज को पूरा सीख लिया है। अब हमारी बॉडी में ये PDHC कब काम करता है? अब हम लोगों को ये समझना है कि ये PDHC कब काम करेगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स, कि PDH कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन कैसे होगा।
तो पीडीएच का रेगुलेशन, पीडीएच कॉम्प्लेक्स के रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो उसको करने के लिए कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन बोल सकते हो उसको प्रमोट कर रहा है, और कौन कौन सी किस लिए वो कर रहा है। इन दोनों बातों को हम लोग ने देख लिया था। फिर से देख लेते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने काम किया क्यों है, क्योंकि पीडीएच कॉम्प्लेक्स को क्या मिला, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को मिला क्या, पीडीएच को क्या मिला और क्या उसने प्रोड्यूस किया। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को मिला क्या, हम लोग इधर लिख लेते क्या मिला ये, ठीक है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को मिला क्या, पायरुवेट मिला। पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम लोग, पायरुवेट मिला। पीडीएच कॉम्प्लेक्स को क्या मिला, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को कोएंजाइम ए मिला, ठीक है। पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने काम क्यों किया, क्योंकि एनर्जी की कमी है, एएमपी मिला है ना, एडीपी मिला, ठीक है। अब ये इसने करके क्या दिया, इसको ये रिएक्टेंट मिले तो प्रोडक्ट इसने क्या दिया, इसने दिया एसिटिल कोएंजाइम ए दिया, क्या दिया, एसिटिल कोएंजाइम ए दिया इसने NADH दिया, दिख रहा था ना आपको NADH। इसके अलावा ये NADH आगे जाकर के एनर्जी बनाएगा, तो ATP बनाएगा, आगे थोड़े आगे की बात है लेकिन ATP बनाएगा, ATP बनेगा, इसके द्वारा डायरेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखना, आगे चल के बनेगा ATP। अभी हम लोग सीखेंगे बड़े मजे से कि कैसे ATP बनता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब दो और बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो और कौन है, तो ये अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है अगर ये पहले से ही हो, खुद सोचो ये पहले से ही हो तो क्या पीडीएच को काम करने की जरूरत है, नहीं। और अगर ये ज्यादा हो तो क्या पीडीएच को काम करने पे मजबूर करेंगे, हाँ। तो ये पीडीएच को काम करने से रोकेंगे और ये पीडीएच को काम करने में प्रमोट करेंगे। तो ये तो पहले से अंडरस्टूड हो गया है ना, इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं है, ये तो पहले से आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही, जो हमने पाथ में पढ़ा था। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, इसके अलावा और क्या चीजें होने वाली हैं, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को कौन कौन प्रमोट करने जा रहा है, तो एएमपी, पहले मैंने बताया एएमपी प्रमोट करेगा, एडीपी करेगा, कोएंजाइम ए करेगा। इसके अलावा क्या आ रहा है आपका, कैल्शियम आयन आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन मसल्स में पीडीएच कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करता है कि आप काम करिए। इसमें देखिए कौन कौन सी बातें, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो पा रही, जैसे कि एडीपी है ना, एसिटिल कोएंजाइम ए और NADH, ये क्या करेंगे, ये सब इनिबिट करेंगे। अच्छा भाई, ये सिंबल होता है इनिबिट का, जो पहली बार क्लास कर रहा है मेरी वो ध्यान रखिएगा, ये इनिबिट का सिंबल है और ये प्रमोशन का सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में और प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखना चाहते हो तो मैंने लगभग सारे वीडियोस बायोकेमिस्ट्री के अपलोड कर रखे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, तो आप 1 by 1 वीडियो को देख लीजिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि वीडियो को 1 by 1 देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आपकी 10 गुना ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो वीडियो नंबर 1 से, इसलिए मैंने हर वीडियो में नंबर भी डाल रखा है कि कौन सी वीडियो कौन सी है। तो पहली वीडियो अमाइनो एसिड्स की, फिर रामचंद्र प्लॉट की, इस तरह से पूरा मैंने बता रखा है वहां पर, आप देख सकते हैं। जेनेटिक्स का भी बहुत सारा कंटेंट मैंने कवर किया है, जेनेटिक्स का भी आप देख सकते हैं। अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आ रहा है तो आप अपने जो भी कलीग्स हैं उनको आप शेयर करिए, जो भी आपको रिलायबल लग रहा है या जो आपको लग रहा है कि हाँ इनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप उनको बताइए। अभी बहुत जल्दी हम लोग धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस या अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक पे, फिर से आ जाते हैं बात पे, ये ठीक है। देखते हैं क्या है, जैसे कि आर्सेनाइट की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनिबिट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग हो जाती है तब भी ये इनिबिट हो जाता है, और फैटी एसिड तो इनिबिट करेगा क्योंकि वो आगे आने वाला है कहीं पे, तो आगे वाले जो भी है वो पीछे वालों को इनिबिट करेंगे और पीछे वाले जो भी है वो आगे को इनिबिट। अब ऐसे गाड़ी चल रही तो जो आगे डिब्बे में या आगे वाले कंपार्टमेंट जो है और ये मेन है, तो ये इसको इधर की ओर धक्का दे रहे हैं वापस कि अगर आप यहाँ पे कोई पाया जा रहा है तो ये गाड़ी आगे नहीं भाग पाएगी, ये आगे जाना चाह रही है। और जो पीछे वाले ये हैं, इमेजिन कर लो ये पीछे वाले हैं, ये इस इंजन को, इस गाड़ी को आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, ध्यान दे लो। तो एक गाड़ी है, कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे हैं। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो इधर वाला धक्का आगे की ओर जाएगा और साइकिल ये जो है ये प्रमोट होगी, इस तरह से बात को समझो। और अगर ये ज्यादा पाए जाएंगे तो इधर वालों का इफेक्ट जो होगा कम होगा और ये क्या होगा, इनिबिट हो जाएगा, ये आगे जा नहीं पाएगा, तो ये आगे जा नहीं पाएगा। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
चलिए देखते हैं। इसके अलावा पीडीएस-सी का रेगुलेशन दो तरह से होता है, एक होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, दूसरा होता है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता होगा कि पीडीएस-सी एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा कुछ एलोस्टेरिक साइट्स भी होती हैं। एक्टिव साइट्स में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम से आकर इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स में कुछ और भी बाइंडिंग साइट्स होती है जहां पर कुछ और सबस्ट्रेट के अदर देन सबस्ट्रेट, ठीक है, अदर देन सबस्ट्रेट आकर के कुछ बाइंड हो जाता है। तो वो तो एंजाइम वाले में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उस कॉन्सेप्ट को खाली रिवाइज कर लेना है। तो एलोस्टेरिक साइट्स पे आकर के एसिटिल कोएंजाइम ए आके बाइंड कर जाता है। अब देखो एसिटिल कोएंजाइम ए कौन बना रहा था, E1 बना रहा था, E2 या E3? तो आपके मन में रिकॉल होगा कि E2 बना रहा था, तो E2 इनहिबिट कर देगा, सॉरी E2 को इनहिबिट कर देगा। अगर ये पहले से ही तो E2 को क्यों कहेगा, भाई कहेगा मैं तो हूं, तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम इसी बनाने के लिए तो काम कर रहे हो, दोनों लड़ेंगे आपस में, बात कर रहे हैं। सोचो एसिटिल कोएंजाइम E2 से कह रहा है तुम मेरे लिए तो काम कर रहे हो, मेरे पास पहले से ही है, मैं बहुत सारा मैं खुद बन चुका हूं, क्यों बनाओगे? तो E2 कहेगा ओके ब्रो नहीं बनाऊंगा, है ना। दूसरा क्या है, कोएंजाइम ए इसको प्रेस करेगा कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनाओ, कुछ भी नहीं रटने लायक। ऐसे ही E3 क्या करता है, NADH बनाता है। NADH पहले से एडिक्वेट अमाउंट में होगा तो E3 को इनहिबिट करेगा, NAD प्लस क्या करेगा, E3 को प्रमोट करेगा कि बनाइए। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन जो वहां पे मैंने बोल दिया था कि इसकी अभी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन अब लेना है हम लोग को, बाई फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन, इसके थ्रू होगा। पीडीएच काइनेज E1 को इनहिबिट करेगा और पीडीएच डी फास्फेटेज E1 को प्रमोट करेगा। तो इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे, तो पहले पूरा रफ कर ले, कुछ लिखने लायक आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, बाकी मैं पूरा रफ करा दे रहा हूं। अब E1 वाले में देखते हैं, जो E1 है ये E1 है जिसका कोफैक्टर है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट में ये दो फॉर्म में पाया जाता है, आप ये ध्यान रखो। ऐसे E1 TPP दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रुको इसको भी थोड़ा और बड़ा, ठीक है। एक होता है E1 TPP फास्फोराइलेटेड फॉर्म, किस फॉर्म में, फास्फोराइलेटेड फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है E1 TPP डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। यह बात ध्यान रखना कि ये इनएक्टिव है, ये फॉर्म कैसा है, इनएक्टिव है, whereas this form is active. Now you can say that the dephosphorylated form of E1 TPP is active and phosphorylated form of E1 TPP is inactive. तो E1 TPP को फास्फोराइलेट कौन करेगा, तो इसको फास्फोराइलेट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा कोई काइनेज, ठीक है। अभी मोटा मोटा याद रख लेते हैं, ऐसे समझ सकते हैं E1 TPP काइनेज। तो यहां पर एक कोई काइनेज आएगा, ये देखिए ये आ गया आपका कोई काइनेज, और यहां पर कौन आने वाला है, तो यहां पे आने वाला है कोई फास्फेट को अलग कर देने वाला, फास्फेटेज, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि जो E1 TPP है उसको फास्फेटेज जो होता है वो प्रमोट करता है, ठीक है, वो उसको एक्टिव बनाने का काम करता है। और E1 TPP को फास्फोराइलेट करने का काम कौन कर रहा है, कोई एक काइनेज है वो फास्फोराइलेट कर रहा है, तो वो उसको फास्फोराइलेट करके इनएक्टिव करने का काम करता है, वो उसको फास्फोराइलेट करके इनएक्टिव करने का काम करता है। तो देखो नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, E1 TPP को क्या बोला जा रहा है, पीडीएच काइनेज, क्या बोला जा रहा है, पीडीएच काइनेज। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए पीडीएच काइनेज, ठीक है, ये है पीडीएच काइनेज आपका भैया, ये, और ये क्या है, फास्फेटेज, ठीक है। एक बार चाहे तो वाले डायग्राम में अब जाकर के हम लोग इस बात को देख सकते हैं। तो E1 को प्रमोट कौन कर रहा है, पीडीएच फास्फेटेज, और इनहिबिट कौन कर रहा है, पीडीएच काइनेज। तो एक बार हम लोग अब उस वाले डायग्राम में जाकर के देखते हैं। चलिए ये है डायग्राम, कहाँ गया, ये वाला हिस्सा मैंने बोला था अभी मत ध्यान दीजिए, लेकिन अब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या अब आपको इस वाले हिस्से में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए क्या हो रहा है, E1 TPP
काइनेज क्या करेगा, एटीपी लेगा। यहाँ पर भी छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जब एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो E1 काइनेज क्या करेगा, इसी एटीपी का यूज कर लेगा, एटीपी का यूज करके फास्फोराइलेट कर देगा। ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ गया, फास्फोराइलेट कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि अब इसको कोई काम क्यों करेगा, जब एटीपी एडिक्वेट अमाउंट में है तो आगे एटीपी बनाने के लिए तो सारा जो संघर्ष चल रहा है वो एटीपी बनाने के लिए है। तो एटीपी एडिक्वेट अमाउंट में होगा, काइनेज के कांटेक्ट में आएगा, वो इसको फास्फोराइलेट करके इनएक्टिव कर देगा। जब धीरे धीरे एटीपी कम पड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है, कम पड़ जाएगा बोलना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा, खत्म कहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो कम पड़ जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि ये काइनेज अपना काम कर नहीं पाएगा और फास्फेटेज अपना काम कर देगा। तो ये काइनेज अपना काम कर नहीं पा रहा और फास्फेट क्या करेगा, इसको अलग कर देगा, फास्फेटेज क्या करेगा, इस फास्फेट को अलग कर देगा, ये एक्टिव हो जाएगा और कहेगा भाइयों चलिए भैया फिर से नई तरह से एटीपी बनाने का जुगाड़ करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं बात को। ये आया पीडीएच रेगुलेशन इन प्लांट्स में पीडीएच का रेगुलेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में पीडीएच का रेगुलेशन कैसे होता है या इकोलाई में, तो बोला जा रहा है प्लांट्स में पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड प्लास्टिड स्ट्रोमा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और प्लास्टिड स्ट्रोमा में पाया जा रहा है, यहाँ दोनों जगह पाया जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या, जब अमोनियम टॉक्सिसिटी होती है, जब अमोनिया ज्यादा मात्रा में हो जाता है प्लांट में, तो ये पीडीएच काइनेज को प्रमोट करता है। और पीडीएच काइनेज क्या करेगा, पीडीएच को फास्फोराइलेट कर देगा, पीडीएच इनएक्टिव हो जाएगा, तो E1 इनएक्टिव हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि आपका जो प्रोसेस रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरी बात क्या चल रही कि E1 इन ई कोलाई में जो एलोस्टोरिक रेगुलेशन चल रहा था वो नहीं देखने को मिलता। अब आप फिर से रिकॉल करिए इलास्टोरिक रेगुलेशन क्या होता है। इलास्टोरिक रेगुलेशन जो है वो फास्फोराइलेशन के थ्रू नहीं चल रहा है। अरे यही जो पढ़ रहे हैं काइनेज और फास्फेटेज वाला ड्रामा, वो ई कोलाई में नहीं चलता है, ठीक है। और अब इस पूरी वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे हर साल क्वेश्चन आता है कि जब जो पीडीएस-सी जो है, पीडीएस-सी में जो स्पेशली पहला E1 बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन कराता है, CO2 अलग कराता है। तो ये कार्बन जो है वो कौन सा है, कार्बन कहां से निकला, कार्बन हम लोग बोल सकते हैं पायरुविक एसिड से निकला, या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि कहां से निकला, पायरुविक एसिड कहां से आया था, ग्लूकोज से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन कहां से निकला, ग्लूकोज से निकला, ठीक। तो ग्लूकोज से कौन सा कार्बन निकला, तो ध्यान देते हैं, इसे ग्लूकोज हम लोग बना लेते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, 1 कार्बन 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। तो यहां पर ये मान लेते एल्डिहाइड ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर अपना समझते रहो, OHH लगाते रहो, ठीक है, वो आप समझ लो बात को। अब बात आती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दे देते, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो कौन सा कार्बन यहाँ पे से रिलीज हो रहा है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से पायरुवेट जब बनता है तो ये वाला बॉन्ड अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 3 और 4 के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, 3 और 4 वाला बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने से क्या बन जाता है, 2 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड यहाँ से कैसे बनता है वो पूरा हमने बता दिया है, और एक पायरुविक एसिड यहाँ से। तो ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो देख लेना तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। पायरुविक एसिड यहाँ से। अब डीकार्बोक्सिलेशन में कौन निकलता है, तो ए अलग कार्बन, ये वाला और ये वाला, C3 और C4। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन कौन सा कार्बन निकल रहा है, C3 और C4। कहां से निकल रहा है, ग्लूकोज का C3 और C4। ध्यान रखना, पायरुविक एसिड का C3 C4 नहीं, ग्लूकोज का C3 और C4। अगर पायरुविक एसिड का पूछे कौन सा निकल रहा है तो वो कौन सा निकलेगा, ठीक है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा आप भी पता करो, उसको कमेंट बॉक्स में बताना कि पायरुविक एसिड का कौन सा निकल रहा है, पायरुविक एसिड का कौन सा निकल रहा है, ठीक है। हालांकि अभी पायरुविक एसिड का कभी नहीं पूछा गया, ग्लूकोज का ही पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरह से ये पूरी बात हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातों को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।